ठीक है, अब हम लोग नोट नंबर ए जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हमने यह कैलकुलेशन अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला एक्सिस है उससे हम लोग इंड की तरफ जाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वह बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? ओके। अब हम लोग नोट नंबर बी देखते हैं। हमें यह पता है कि अगर इस रॉड का अगर मास m हो, लेंथ l हो और यह रॉड यूनिफॉर्म हो तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके मिड पॉइंट पे होगा। ठीक, और इस सेंटर ऑफ मास से होके अगर कोई एक्सिस गुजरे, सेंटर ऑफ मास होके कोई एक्सिस गुजरे और उस रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ICM बोले तो ICM जो होता है वह ml² अपॉन कितना आता है 12 आता है। क्लियर है? ठीक है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड केस यह भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं केस नंबर 2 में कि अगर एक्सिस रॉड के इंड से होके गुजरे और रॉड के लेंथ पे क्या हो परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है वह क्या होता है ml² अपॉन 3। ठीक है, हमें यह पता है कि यह जो I होगा इस ICM का 4 टाइम्स होगा, 4 गुना होगा। ठीक, अब हम एक दूसरा व्यू देखते हैं। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है? यह दोनों एक्सिस, सबसे पहला चीज, यह दोनों एक्सिस क्या है आपस में पैरेलल है क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, तो पैरेलल एक्सिस हो गया। क्लियर? ओके। दूसरा चीज कि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो अगर डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस को d माने तो वह d जो होगा वह l/2 के इक्वल होगा। कैसे? यह पूरा लेंथ, हमें रॉड का लेंथ क्या है l है, यह कौन सा पॉइंट है मिड पॉइंट है और यह कौन सा पॉइंट है इंड पॉइंट है, तो मिड और इंड के बीच का डिस्टेंस पूरे रॉड के लेंथ का क्या होगा हाफ ही होगा। क्लियर है? यह लेंथ हाफ होगा। तो अगर हम इस ICM में इस रॉड का टोटल मास क्या है m है, उसमें अगर हम इस d के स्क्वायर को ऐड कर दें, d का स्क्वायर कर दें यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई के साथ, इस ICM में किस चीज़ को ऐड कर दे m इंटू d² को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल रहा है उसे हम देखना चाहेंगे। तो ICM की जगह पे हमको पहले से क्या पता है, क्या कितना है होता है ml² अपॉन 12 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ml² अपॉन 12 प्लस मास m है, d कितना है हमारे पास इस केस में l/2 है, l/2 का स्क्वायर। फिर हम इसको आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए, क्या आ जाएगा m l⁻² 2/4। क्लियर? एलसीएम क्या आएगा 12 ml² प्लस 3ml² डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास वो 4 ml² अपॉन 12 डेट इज इक्वल टू ml²/3। ml²/3 क्या है? इस इंड से गुजरने वाला जो एक्सिस है और वह एक्सिस रॉड पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट यह क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। क्लियर है? तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता चल गया। क्या पता चला कि ICM में अगर m रॉड का टोटल मास m इंटू d² का मल्टीप्लिकेशन को ICM में ऐड कर दे तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा वे है लिख सकते हैं ICM प्लस टोटल मास m इंटू d² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I क्या है इस इंड के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यह एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चल गया। ठीक है, यह हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता आ गया और इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह दोनों एक्सिस क्या है आपस में पैरेलल है। क्लियर है? इसीलिए इस रिजल्ट का नाम दिया गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? तो हमने यह देखा, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में समझ लिया है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। ठीक है,
हमने यह समझ लिया है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो एक्सिस जो है पैरेलल होनी चाहिए फर्स्ट केस। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक एक्सिस कहाँ से गुजर रहा होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा होना चाहिए। और ठीक है, और दूसरा एक्सिस क्या होना चाहिए, उस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आईसीएम मतलब कि सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला जो एक्सिस है उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रिजिड बॉडी का टोटल मास इनटू इस एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस है, जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट हमें निकालना है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। तो हमने दो नोट सीखा। एक नोट सीखा कि एक्सिस से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, सेंटर ऑफ मास से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा। दूसरा सीखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। एकदम सिंपल सा बात है, सेंटर ऑफ मास से यह गुजरने वाला एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, हमें इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा के हम लोग इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू।